नमस्कार दोस्तों, बाबा लॉज में आप सभी का एक बार फिर से मैं अंशुल पांडे स्वागत करता हूं। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान एपीओ और राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी के संबंध में वैकेंसीज़, उनकी फॉर्म फाइलिंग और सिलेबस के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की गई। और आज मैं पॉक्सो एक्ट जो आपके उसमें एपीओ में और जुडिशरी दोनों ही एग्ज़ाम्स में आएगा, उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो है पॉक्सो एक्ट आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, शॉर्ट फॉर्म में इसको पॉक्सो बोलते हैं। इन जनरल टर्म में कोर्ट्स और अन्य जगह सभी जगह इसको पॉक्सो ही बोला जाता है। आप पूरा नाम थोड़ा सा लंदी है तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, पॉक्सो बोलते हैं। इस एक्ट की जो रूपरेखा है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। एक्ट में हाँ, एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि बेयर एक्ट आप सभी लोग अपना साथ लेकर के बैठें, क्योंकि जब बेयर एक्ट आप अपना साथ लेकर बैठेंगे तभी कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि मैं सारा कुछ यहाँ पे आपको नहीं, जो मेन चीज़ें हैं मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा या कर रखी हैं मैंने। बाकी बेयर एक्ट में जो जो चीज़ें मैं बोलता जाऊँ वो आप साथ में मार्क करते रहें, ठीक है। क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयर एक्ट, प्री या मेंस जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर बेयर एक्ट पे आपका टारगेट रहता है, बेयर एक्ट पे जितना ज़्यादा आप बेयर एक्ट से फ्रेंडली होंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो बेयर पे फोकस रखिए आप, और बेयर साथ लेके बैठें। जो भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर बेयर नहीं है तो बेयर को साथ में लेके बैठें, तो वो उनको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, तभी इसको देखें बेयर के साथ, ठीक है। तो जो रूपरेखा है इस एक्ट की, इसमें 9 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और सेक्शन 46 इसमें सेक्शंस दिए गए हैं, 46 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, और एक स्केड्यूल है इसमें, एक जो है। और इसके साथ ही साथ इस एक्ट के रिगार्डिंग एक आपका जो है रूल्स भी है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल्स भी आए थे इसमें 2020 में। इसमें 13 रूल्स भी दिए गए। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार कनेक्ट करके रूल या शेड्यूल से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक ओवरव्यू हम लेंगे, उसका भी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एक्ट पे और सेक्शंस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं आप तो सबसे पहले उसकी इन्फोर्समेंट डेट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री में कई बार कोई भी आप देते हैं एग्ज़ाम तो 2-4 इन्फोर्समेंट डेट कई एक्ट्स में से पूछ ही लेते हैं। तो इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 14 नवंबर 2012 है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को इम्फोर्स हुआ। हाँ, एक चीज़ और, इससे पहले यूएन कन्वेंशन एक हुआ था इसके रिगार्डिंग जो है, जिसमें हमारी भारत सरकार ने उस कन्वेंशन को 11 दिसंबर 1992 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1992 को अडॉप्ट किया था। बेयर अगर हो तो आप देख लीजिए, उसमें भी ये चीज़ मेंशन होगी जो है, 11 दिसंबर 1992 को जो है अडॉप्ट किया था। अच्छा, एक चीज़ और है साथ में, जान रहे होंगे आप सभी लोग एस्पिरेंट्स हैं, कि महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध करने का जो प्रावधान है, जो सेविंग्स दिया गया है, ये कहाँ से आता है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इसके लिए प्रोविज़न किया गया है, महिलाओं बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध करने में। तो इसको इनैक्ट करने में कहीं ना कहीं यहाँ से एम्पावरमेंट मिलता है 15/3 से, ठीक है। 14 नवंबर 2012 को ये एक्ट इन्फोर्स हुआ। डेट याद रखिए। डेट याद रखने का एक और बहुत अच्छा तरीका ये है कि बच्चों से रिलेटेड है, चिल्ड्रंस से रिलेटेड है। चिल्ड्रंस डे भी हमारा 14 नवंबर को होता है, तो 14 नवंबर को इसका इन्फोर्समेंट डेट है। आप इसको इसे कनेक्ट कर सकते हैं, याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। आते हैं अब हम एक्ट पर। बेयर एक्ट आप रखें अपना साथ में, ठीक है। चैप्टर 1 आपका, जो कि आपका प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है, कुछ विशेष इसमें नहीं बताया गया। सेक्शन 1 आपका जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। तो जो इसका नाम है वो तो आप जान ही रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इसका नाम है एक्ट का। और इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, होल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सटेंशन इसका होल ऑफ इंडिया है, जो कि पहले होल ऑफ इंडिया नहीं हुआ करता था। सभी एक्ट्स में आप लोग जानते होंगे कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर रहता था सभी एक्ट्स में, लेकिन 31
10/2019 से जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया, उसके बाद हर जगह जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया है। 31/10/19 डेट से जो है होल ऑफ इंडिया में सभी एक्ट्स, ज़्यादातर जो भी आप चाहे CRPC पढ़ें, IPC एविडेंस, कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो सभी जगह आपको होल ऑफ इंडिया मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये 31/10/19 डेट अभी तक किसी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि पूछी नहीं गई है तो पूछी भी नहीं जा सकती, तो इसको भी जानना जरूरी है। 31/10/19 जो कि डेट है इसकी, उस डेट से होल ऑफ इंडिया कर दिया गया। सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, कई सारी डेफिनेशंस इसमें दी हुई हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, देख लेंगे एक बार ओवरव्यू पूरा डेफिनेशन क्लॉज का हम ले लेंगे। 2A में जैसे कि डेफिनेशन क्लॉज में आपका एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आप लिखा हुआ है कि हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 5, कि इसका वही अर्थ है जो धारा 5 में है। आगे इसमें कई सारे सेक्शंस हैं, परिभाषा इसमें नहीं दी हुई है, सेक्शन मेंशन है। तो इसके मेनली जो सेक्शन 3 से लेके 12 तक एक पूरा कैटेगराइजेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा आपका इन्हीं के अंतर्गत जब FIR दर्ज होती है इन जनरल, तो ऐसे ही 3/4, 5/6, 7/8 ये लिखा जाता है। आगे बताऊंगा ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक सेक्शन आपका जो है उस ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है और दूसरा सेक्शन उसके पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो FIR कॉपी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही वहाँ पे डेट्स सेक्शंस आपको मेंशन मिलेंगे वहाँ पर। तो डेफिनेशन क्लॉज में 2A में आपका दिया गया है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि वही परिभाषा है जो कि सेक्शन 5 में दी गई है। B में आपका एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, जो कि वही परिभाषा कह रहे हैं, उसका मतलब वही है जो कि सेक्शन 9 में है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नज़र आप डाल लीजिए, जानना ज़रूरी है। 2C आपका आर्म्ड फोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि मीन्स आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज एज स्पेसिफाइड इन दी शेड्यूल। ठीक, शेड्यूल की बात की है मैंने आपसे यहाँ पर कि एक शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बात करता है, जिसमें कि आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात की गई है। एक बार चाहें तो आप पलट के देख लीजिए, शेड्यूल में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन आता है, बस एक बार आप एक सरसरी निगाह डाल लें कि क्या क्या आता है आर्म्ड फोर्सेस में। बहुत ज़्यादा डीप में देखने की ज़रूरत नहीं है, कई सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उस पर देखिए लास्ट में शेड्यूल दिया हुआ है 2C, उसमें साथ में देखिए लिखा होगा, उसमें कई सारे आपके एक्ट्स दिए हुए हैं, एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, असम राइफल्स एक्ट, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्ट, सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस। तो ये सारे एक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बार बस नज़र डाल लें आप। इन केस कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमको बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन कई बार PT में आ जाते हैं, और उनके लिए बहुत कुछ आपको करने की भी ज़रूरत नहीं, बस एक बार अगर आप की आँख से निकला भी रहेगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप देख लें। 2D जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज है कि ये एक्ट के अंतर्गत चिल्ड्रन है कौन, 2D बताता है इसके बारे में। ठीक है, तो चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। सेक्शन 2 क्लॉज C में इसके जो है आर्म फोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज दिया गया है, जिसका मीनिंग वही है जो कि पीछे आपका एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसी में कुछ जो है एक्ट्स बताए गए हैं, उनके अंतर्गत जो आएंगे वही आर्म फोर्स के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपकी 2D आती है, जो कि बताती है कि चाइल्ड में कौन व्यक्ति आता है। तो चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, और यही सेम डेफिनेशन अब आपका जो BNS आने वाला है, भारतीय न्याय संहिता, जो कि IPC की जगह आपका जुलाई से इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर 2 क्लॉज 3 में वहाँ पर दी हुई है, जो है 2 क्लॉज 3 में भी सेम डेफिनेशन दी हुई है, BNS में भी, यहाँ के 2D में और BNS में आपके 2 के सब क्लॉज 3 में। ठीक है, 18 ईयर्स तक का बच्चा जो है इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें आगे 2E में डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब वही है जो कि 2F ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिया गया है भाई। और एक और इसमें 2DA सेक्शन है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि अमेंडमेंट से जोड़ा गया है 2018 में,
आपका ये जुड़ा था अमेंडमेंट से, जो कि 16/8/19 से जो है सब्स्टिट्यूट हुआ, इसमें अमेंडमेंट किया गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक टर्म जोड़ा गया है। उसके बाद नॉर्मल सी डेफिनेशंस हैं आपकी जो है बताई गई हैं आगे। एफ में आपका जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वही मीनिंग है जो सेक्शन 3 में है। आई एक है सेक्सुअल असॉल्ट, वही मीनिंग है जो कि सेक्शन 7 में है, ठीक है। फिर आपका 2K थोड़ा सा देख लीजिए, शेयर हाउस होल्ड मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस लिव्स और हैज लिव्ड एट एनी टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, ठीक है। साझी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है, किसी समय में रह चुका, वह व्यक्ति है जो कि उसके साथ कई बार जो पर्सन साथ में रहते हैं उनके द्वारा जो ऑफेंसेस किए जाते हैं साझी गृहस्थी के अंतर्गत आते हैं। 2L में विशेष न्यायालय की बात की गई है, वही है जो कि सेक्शन 28 में है। 2M में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है, जो कि सेक्शन 32 में दिया गया है। 2 क्लॉज 2 में एक चीज़ और दी गई है कि यहाँ पे जो डेफिनेशन क्लॉज में जो चीज़ें नहीं दी गई हैं उनका सेम मीनिंग क्या कहाँ पे होता है, तो सेम मीनिंग वही होगा जो कि IPC, CRPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या फिर IT एक्ट के अंतर्गत जो डेफिनेशन दी गई हैं उनके अंतर्गत समझे जाएंगे। तो ये तो आपका डेफिनेशन क्लॉज हो गया। उसके जस्ट अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3 to 12 जो कि डील करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। सेक्शन 3 जो कि आपने अभी पीछे डेफिनेशन क्लॉज में जस्ट पढ़ा, लिखना हो उस पर मार्क कर लीजिए, 2 क्लॉज F लिख लीजिए, सेक्शन 3 में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे दिया हुआ था वही है जो कि सेक्शन 3 में मीनिंग है। क्या होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, बता रहा है कि अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ A, he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person, ठीक है। 4 क्लॉजेस में दिया गया है, ठीक है। B कह रहा है he inserts to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person। C आपका कह रहा है कि he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of the child or makes the child to do so with him or any other person। और D में क्या कह रहा है कि he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of the child or makes the child to do so to such persons or any other persons। तो 4 पार्ट्स में दिया गया है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है क्या, ये तो बता रहा सेक्शन 3। मैंने बताया था आपको 3/4 5/6 ऐसे करके रहेगा। 4 में क्या है, इसी का पनिशमेंट दिया हुआ है। पनिशमेंट थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि पनिशमेंट भी कई बार पूछा गया है, PT एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट कितना होगा, तो 10 वर्ष से कम की सजा नहीं है, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, मार्क कर लीजिएगा इसको, दंडित किया जाएगा और पनिशमेंट से भी, ठीक है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है, अगर 16 साल से कम के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला हो रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, तो वहां पर सजा बढ़ जा रही है, 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, और आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है, ठीक है। और जो फाइन दिया जा रहा है क्लॉज 3 में कह रहा है न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा, मतलब जो विक्टिम होगा उसको उस फाइन में से पोर्शन दिया जाएगा जो कि उसको पुनर्वास के लिए आवश्यक, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 3 और 4। फिर सेक्शन 5 आ जाता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कुछ नहीं है, जो आप 3 पढ़े हैं लमसम वही चीजें उसमें दी गई हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत भी। दोस्तों एक चीज और इसमें गौर करने वाली ये है कि जो 4 क्लॉज 2 में जो 16 साल से कम के बालक की जो बात की जा रही है, तो ये 16 साल से कम का बालक कितनी एज तक आ रहा होगा, ये 0 से 16 तक का बालक नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये जो बालक आ रहा है, चाइल्ड आ रहा है, ये केवल 12 से 16 तक आएगा। अब ये कहाँ से आ रहा है इसको आप जान लीजिए। सेक्शन 5 जब आप देख रहे हैं, सेक्शन 5 जो अभी जस्ट मैं अगला स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 का क्लॉज M जरा आप ओपन करिएगा। M में देखिए लिखा हुआ है whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years, कि अगर बिलो 12 ईयर्स के साथ कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे की है, एक्सप्रेसली नहीं लिखा है, लेकिन ये 12 से 16 के बीच के बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन 5 आपका एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात कर रहा है।
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ही कब एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में बदल जाता है, कई सारे क्लॉसेज में बताया गया है। हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन है ये, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए, आप थोड़ा क्लॉज वाइज देख लीजिए। 5A में दिया हुआ है कि हूएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पुलिस ऑफिसर होते हुए अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, जो कि सेक्शन 3 में। बी में क्या कह रहा है, आर्म्ड फोर्सेस whoever being a member of the armed forces, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर अपनी सीमाओं में, अपनी टेरिटरी में, ठीक है, अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति कर रहा है। सी में क्या कह रहा है, पब्लिक सर्वेंट होते हुए कोई व्यक्ति जो है वो कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, ठीक है। डी में आपका जेल, प्रतिप्रेषण गृह है, ठीक है, उसके द्वारा या उसके किसी स्टाफ द्वारा अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, वो व्यक्ति इसमें आ रहा है। ई क्लॉज में क्या कह रहा है कि किसी मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, ठीक है, सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों चीजों में आ रहा है, ठीक है, उसके किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। या फिर एफ में क्या कह रहा है, शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का कर्मचारी वृंद होते हुए, उसका स्टाफ का होते हुए। जी में क्या कह रहा है, जो कोई किसी बालक का सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ठीक है, कमिट्स गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। गैंग रेप जैसा कि 2013 के अमेंडमेंट से आपके आईपीसी में भी जोड़ा गया था, आपके 376 प्लस डी में उसका पनिशमेंट किया गया है, वहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कॉमन इंटेंशन के बारे में बात की गई है, वही है जो कि जैसा 34 पढ़े हैं आप, उसको बता रहा है कि उसके फर्दरेंस में होगा तो होगा। फिर 5H आपका बता रहा है कि कोई व्यक्ति घातक आयुध या अग्नायुध या गर्म पदार्थ या संचारक का प्रयोग करते हुए, ठीक है, इसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, ठीक है। आई कह रहा है कि ग्रीवियस हर्ट कारित करते हुए, ठीक है, अगर ग्रीवियस हर्ट कारित करते हुए, ग्रीवियस हर्ट वही जो आईपीसी 320 में आपका दिया हुआ है, उसको कारित करते हुए कोई व्यक्ति कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। जे में आपका क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से अशक्त है, जे में 3-4 क्लॉज है, शारीरिक रूप से अशक्त है, तो उसके साथ अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, या फिर अगला क्लॉज कह रहा है कि उसके परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति, जो बालक है, वो प्रेग्नेंट हो जा रहा है, या फिर अगला क्लॉज उसका कह रहा है HIV पॉजिटिव या किसी अन्य संक्रामक रोग से ग्रसित हो जा रहा है, या फिर 4 क्लॉज क्या कह रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही बालक की, ठीक है। ये सारी चीजें आ रही। क्या कह रहा है, कोई मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला कर रहा है, ठीक है। एल आपका कह रहा है कि रिपीटेटिव ऑफेंस हो रहा है, रिपीट किया जा रहा है उसी ऑफेंस को, ठीक है। 5M जो कि अभी पहले मैंने आपको बताया, आगे यहाँ पर 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर अगर प्रवेशन लैंगिक हमला हो रहा है तो वो एग्रीवेटेड में चला जाएगा, ठीक है। कोई बालक जो कि सांझी गृहस्थी में जो व्यक्ति रहा हुआ है, शेयर्ड हाउस होल्ड, जो कि अभी डेफिनेशन क्लॉज में आपको बताया गया है 2K में, जो शेयर्ड हाउस होल्ड डिफाइन है कि साथ में कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, वो कर रहा है, तो वो आ जाएगा। उसके अगला आ जा रहा है कि अगर कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली संस्था, प्रबंध या प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वहाँ पे आ जाएगा। कोई ट्रस्टी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक के किसी संस्था में कोई व्यक्ति पर अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, प्रेग्नेंट है, उस पर अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला 5 क्लॉज आर में करता है कि बालक की हत्या करने का प्रयत्न करे, ठीक है। 5S क्या कह रहा है कि कम्युनल और सिक्रेशन वायलेंस और ड्यूरिंग एनी नेचुरल क्लैमिटी और इन सिमिलर सिचुएशंस, ठीक है, पांथिक हिंसा के दौरान, ठीक है, सामुदायिक या पांथिक हिंसा के दौरान अगर उस पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। 5T क्या कह रहा है कि अगर पूर्व दोष सिद्धि है, ठीक है, प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है किसी व्यक्ति को, whoever commits penetrative sexual assault on a child and has been previously convicted, अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए उसको पनिश किया गया है, कहाँ पे पनिशमेंट है पेनिट्रेटिव का, सेक्शन 4 में आपको बताया, उसमें एक बार अगर कोई व्यक्ति पनिश हो चुका है और दोबारा फिर से वही ऑफेंस कमिट करेगा तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए उसको पनिश किया जाएगा, क्लॉज बता रहा है आपका, ठीक है। लास्ट क्लॉज आपका कह रहा है whoever commits penetrative sexual assault on a child and make the child to strip or parade naked in public इंसेट टू कमिट एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये सेक्शन 5 पूरा अभी तक बता रहा था एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। अब इसका पनिशमेंट सेक्शन 6 में आपका दिया हुआ है, ठीक है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, ठीक है, कितना होगा, रिग्रेस पनिशमेंट है, यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, रिग्रेस पनिशमेंट जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास के लिए होगा, और यहाँ पे क्या है, साथ में मृत्यु से भी दंडित किया जा सकता है,
ठीक है, उसमें आपने देखा पिछले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में डेथ पनिशमेंट नहीं था, यहाँ पे डेथ पनिशमेंट तक है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। क्लॉज 2 वही बता रहा है कि जो विक्टिम है उसके पुनर्वास के लिए जो चीज़ें होंगी फाइन उस तरह का दिया जाएगा। ठीक है।